चले ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you in this session. First of all, I will introduce myself. I am Karam Ali. By profession, I am a mechanical engineer, and I have graduated. I had graduated from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. Then I started preparation for CSS. Along with that, I was also preparing for the engineering tests and other tests also. So the CS I have passed from Mehran University of Engineering and Technology in 2019. Then I started preparation of CSS, and my actual journey of CSS started from the March 2020 till February. And this is the whole journey. Then I qualified the CSS 2021, and now after interview I am here and I am in front of you. Uh, एंड दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने इसके अलावा जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का CE 2020 भी दिया हुआ है, जिसके रिजल्ट अभी पेंडिंग है, उसका रिटर्न दिया हुआ है। उसके अलावा अभी जो 18 जनवरी से जो स्टार्ट होने वाले हैं रिटर्न एग्जामिनेशन, वो भी जो है मैंने दिया हुआ है। तो फॉर्मली हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एजेंडा ऑफ सेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट CSS क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है CSS में, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस पूरी जर्नी में। उसके अलावा सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जाए, कैसे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कौन कौन से सब्जेक्ट CSS में होते हैं। उसके अलावा इस दफ़ा जो नई चीज़ आ गई है CSS में, CSS की पूरी जर्नी में, उसमें एक स्टेप इन्होंने बढ़ा दिया है, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कब से जो है वो स्टार्ट है, कब कब से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ये सब बताऊंगा मैं। उसके अलावा जो है मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी आप खुद से कर सकते हैं। तो ये सेशन उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा जो ये चाहते हैं कि हम खुद से घर बैठ के स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करें। उसके उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। लास्ट में जो है मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर की जाए, कौन से कैसे एक टॉपिक जो है वो लेके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा नोट्स वगैरह कैसे मेकिंग की जाए। उसके आखिर में जब मीटिंग ख़त्म होने वाली होगी तो हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर देंगे कि कोई आपके जो क्वेरीज वगैरह जो रह गई हैं, वो जो मैंने नहीं शेयर की आपके साथ, तो वो उनको जो है मैं एड्रेस कर सकूँ। हाँ, तो हम फॉर्मली जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आता है कि व्हाट इज CSS। CSS जो है वो एक एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम एक प्री रिक्विजिट एग्ज़ाम है जो हम करते हैं। वसीम अब्बास, ये आप ना करें जो है स्क्रीन पे। तो CSS वो एग्ज़ाम है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की सिलेक्शन होती है पाकिस्तान में। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो पूरी स्टेट की मशीनरी जो है ना वो रन करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। होल मशीनरी इन पे रन होती है। आप CSS जब आप पास आउट करते हैं तो आपको इस जर्नी के नतीजे में जो आपका मतलब जो रिवार्ड मिलता है, उसमें आपको BS 17 की पोस्ट मिल जाती हैं। वो ये जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, ये 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें आपको जो है जाने का मौका मिल जाता है। मार्क्स के हिसाब से एलोकेशन होती है। पहले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसमें ठीक है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसमें जो है वो आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आप असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हो। पाकिस्तान कस्टम में आप AC कस्टम बन जाते हो। फॉरेन सर्विसेज में आप असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन सर्विसेज बन जाते हो। इसी तरह ये पूरी मैनेजर लेवल की पोस्ट हैं जो मिलती हैं। उसके अलावा CSS एग्ज़ाम का एक फ़ायदा ये है कि सोशल प्रेस्टीज इसके साथ अटैच है, कि ये इसको एक वन ऑफ द टॉप एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम समझा जाता है। ना सिर्फ रिटर्न को डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन समझा जाता है, बल्कि इसका इंटरव्यू जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट इंटरव्यू जो है समझा जाता है पूरे पाकिस्तान में। तो ये एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो वैसे भी आपके सोसाइटी में वो सोशल स्टेटस एक अपलिफ्ट हो जाता है। उसके अलावा आप दूसरी दूसरी जो चीज़ इसमें अटैच है वो ये है कि एक डाइवर्स फील्ड में जो है ना आपको जाने का मौका मिलता है। तो डाइवर्स फील्ड में आप जाते हैं। उसके थर्डली आपको ये होता है कि आपकी जो मोनोटोनी जो वर्क की है वो ख़त्म हो जाती है। फोर्थली, आप अगर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो पॉजिटिवली, तो यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिल जाता है। आप 3-4 साल में जो है ना वो ऐसी पोस्ट पे लग जाते हैं जिसपे आपके डिसीजन की बाकायदा वर्थ होती है। तो इसीलिए CSS का एग्जामिनेशन जो है उसकी बहुत इज़्ज़त होती है।
जो पास कर लेता है और जो ब्यूरोक्रेट मशीनरी में। ओवरऑल ये एक जॉब का एग्जाम है, आप उसको यही समझेंगे, एक जॉब का एग्जाम है जो आपको देना है, पूरा प्रोसेस से पास होना है और आपको एक जॉब मिल जानी है जो 17 ग्रेड की जॉब होगी। ठीक है। अच्छा, इस पूरी जर्नी में जो है इस पूरी जर्नी में अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि मैंने ये ब्रीफ सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो दिया हुआ है। बाकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीएसएस का है वो आप लोग जो है ना एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैंने ब्रीफ सा दिया हुआ है, उसमें एक एजुकेशन शामिल है कि आपको एजुकेशन कौन कितनी चाहिए होगी। मिनिमम आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो। 14 ईयर एजुकेशन में आपका कॉलेज साइड वाला बीए बीएससी बीकॉम भी आ जाता है। और मिनिमम 14 ईयर है तो मतलब आप एज ए इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, एज ए डॉक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी उसके अलावा जो भी मतलब लोग हैं जिनकी मिनिमम 14 ईयर एजुकेशन है, उससे ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डिग्री में। अच्छा, उसके अलावा एज का क्या क्राइटेरिया है? एज क्राइटेरिया, अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं ली हुई एज की तो 21 से 30 साल की उम्र होती है जिसमें जो है आप उस एज में आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। नेशनैलिटी आपकी क्या होती है? नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, या तो आईपैड आज़ाद खाना जम्मू कश्मीर की नेशनैलिटी होना चाहिए। आईपैड खाना ये आप अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज़। इसका माइक ऑन, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। चलें, इसमें जो है एज लिमिट ये होती है 21 से लेकर 30 साल। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में पहले से मौजूद हैं तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आप पाकिस्तानी होने चाहिए, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की नेशनैलिटी। ये ब्रीफ सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। अच्छा, इसके स्टेप जो हैं वो मैं जनरली जो इसको डिवाइड करता हूँ इस एग्ज़ाम को तो 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले अभी जो इन्होंने एडिशनल प्रोसेस कर दिया है, जो पहला स्टेप में स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम दिया गया है। उस एमसीक्यू टेस्ट पे क्या होना है वो आगे वाली स्लाइड में है। दूसरे नंबर पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है 1200 मार्क्स का। अच्छा, एमसीक्यू टेस्ट जो फर्स्ट स्टेप पे है उसको सिर्फ आपने पास करना है, उसके जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मार्कशीट में नहीं लगते। वो आपने एक स्टेप इन्होंने रखा हुआ है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाए। सेकेंडली आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है 1200 मार्क्स का, जो आपका बाकायदा से मेरिट बनाता है इसमें। तो 1200 मार्क्स का एग्जामिनेशन रिटन होगा, उसके बाद मेडिकल और साइकोलॉजिकल हो जाएगा। मेडिकल एंड साइकोलॉजी के बाद आपका पैनल इंटरव्यू होगा जो 300 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं जो इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट हैं वो ये दो प्रोसेस हैं। एक तो एमसीक्यूज बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1200 मार्क्स। ठीक है, इस पे ही पूरा आज का लेक्चर होगा कि पहले तो मैं बताऊंगा कि जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसमें उसको क्या करना है, उसका सिलेबस कैसे है, उसकी कहाँ से तैयारी करनी है। सेकंड नंबर में मैं बताऊंगा कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको टॉपिक क्या कैसे कवर करना है एक तो। अच्छा, सीएसएस सब्जेक्ट्स जो है ना 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स आपको मैंने बताया कि सेकंड स्टेप में 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, उनमें से आप कैसे कैसे इनको डिवाइड किया हुआ है एफपीएससी ने। एफपीएससी ने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो 6 सब्जेक्ट आपके आगे नजर आ रहे हैं। इंग्लिश जैसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, और इस्लामिक स्टडी है। और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्ट फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। ये सब्जेक्ट की इन सब्जेक्ट की आपको एनी हाउ तैयारी करनी होती है। 100 मार्क्स का हर कोई सब्जेक्ट है। इन 100 मार्क्स को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज के होते हैं हर सब्जेक्ट में, और 80 मार्क्स जो है वो थ्योरी के एग्जाम के होते हैं। इन जो 100 मार्क्स में जो डिवीजन है उनमें से एक डिवीजन नहीं है। वो कौन सी? एसए। एसए आपका जो टोटल जो पेपर होता है एसए का वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें एमसीक्यूज के पार्ट नहीं होता। उसके अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, 600 मार्क्स के ऑप्शनल हैं जो आपने पर्टिकुलर ग्रुप्स में
उनमें से सिलेक्ट करने होते हैं 600 मार्क्स। 600 मार्क्स ये हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट, 600 मार्क्स ऑप्शनल के। तो ओवरऑल आपका जो है 1200 मार्क्स का पेपर होता है। उन 1200 मार्क्स में से आपने हर पेपर को पास करना है। कंपलसरी सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको मिनिमम 100 में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का अगर है तो उसको आपको मिनिमम जो है वो 33 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। उसके अलावा तीसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि आप 1200 मार्क्स में से आपको 600 मार्क्स लाजमी लेने हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में आप जितने भी मार्क्स लें, आपकी जो टोटल एग्रीगेट बनना चाहिए 1200 में से वो एटलीस्ट 600 मार्क्स होना चाहिए, ताकि जो है आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं दूसरे स्टेप के लिए जो है इंटरव्यू का स्टेप। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, वो जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप हैं। उसमें से जो है ना आपने इन ग्रुप में से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप इस ग्रुप से नहीं भी सिलेक्ट करते तो मसला नहीं है, आप सेकंड ग्रुप से सिलेक्ट करें कोई। ठीक है। तो ओके, तो फर्स्ट ग्रुप में 200 मार्क्स का आपने उठाना है। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप मतलब इस ग्रुप से नहीं उठा सकते कंजिक्यूटिवली, दो सब्जेक्ट आप नहीं उठा सकते। अच्छा, सेकंड ग्रुप में भी आपने 200 मार्क्स का उठाना है। अच्छा, इसमें जो है 100 मार्क्स के भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपने सोचा होगा कि एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का उठा लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप 200 मार्क्स के उठा सकते हैं। अगर आपने 100 मार्क्स का जो है उठाना है तो वो 2 सब्जेक्ट आपको उठाने पड़ेंगे। मिसाल तौर पे आप जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है ना वो उठानी है, आपने सेलेक्ट करनी है। तो आपने साथ में एक और सब्जेक्ट भी इसी ग्रुप में से लेना होगा, ताकि जो है 200 मार्क्स पूरे हों, एज एज एफपीएससी जो है वो कह रहा है। अच्छा, थर्ड ग्रुप में से एक आपने सब्जेक्ट उठाना है 100 मार्क्स का। इसी तरह जो है आगे सारे ग्रुप हैं उसमें 100 मार्क्स से जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक एक आपने उठाना है। ओवरऑल इन ग्रुप में से कोई ग्रुप में से आप अगर नहीं भी उठा रहे तो कोई मसला नहीं, बस आखिर में आपने 600 मार्क्स का जो है ना वो सब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे मेरे सब्जेक्ट थे उनमें इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए आ जाता है, जेंडर स्टडीज आ जाता है, क्रिमिनोलॉजी आ जाता है और सोशियोलॉजी आ जाता है। अच्छा, मैंने फर्स्ट जो है उसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस उठाया था 200 मार्क्स का। तो इस दूसरे ग्रुप में मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं उठाया, और थर्ड ग्रुप में से भी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। बाकी हर ग्रुप में से मेरे 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट था। तो ओवरऑल 600 मार्क्स हो गए, तो कोई मसला नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मेडिकल फील्ड वालों के लिए बिल्कुल अलाउ है सीएसएस। मेडिकल में आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं तो आपको अलाउ है। ये कोई मतलब अभी तक रूल नहीं बना कि मेडिकल वालों के लिए या इंजीनियरिंग वालों के लिए। आपने बैचलर्स की है, आपकी मिनिमम एजुकेशन वो 14 ईयर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो, आप मास्टर लेवल के हो, उस एज के दायरे में अगर आता है तो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आता। अच्छा, ये तो हो गया सब्जेक्ट सिलेक्शन। आखिर में हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे, जिसमें अगर आपको करना हो कि कौन से सर सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करनी हो, तो आप उनमें से क्वेश्चन हर कोई अपने हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन का आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चैट बॉक्स में आप बता दें कि ये क्लियर है या नहीं। जी चलिए, इब्रार कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, एक और एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाती तो। ओके अब्दुल्ला, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सीएसएस का पूरा। अब कुछ एफपीएससी ने टेंटेटिव जो है शेड्यूल दिया हुआ है सीएसएस 2022 का। तो अभी जो हम जिस फेज में चल रहे हैं हम वो 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है अभी एमसीक्यूज की। तो आपने अगर रिटर्न के लिए जो बैठना है, तो मैंने कहा है कि पहले इस टेस्ट में एमसीक्यूज बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने जो है वो क्वालिफाई करना होगा। उसकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, 250 रुपये का चालान है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो उसको आप फिल करें अगर इस साल के लिए आप अपियर होना चाहते हैं। अच्छा, जो एमसीक्यूज टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसकी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। उसमें 200 मार्क्स के एमसीक्यूज जो हैं वो होंगे। 200 मार्क्स में से नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगी, ये है। अच्छा, 200 मार्क्स में से नेगेटिव मार्क्स वगैरह नहीं होंगी।
ठीक है। आपने इसमें से 66 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 200, अगर आपको रिटर्न के लिए क्वालिफाई करना है। अच्छा, उसका पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है वो ये है कि इस्लामिक स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जनरल एबिलिटी है और जनरल नॉलेज है। ये पूरा सिलेबस एफपीएससी ने दिया हुआ है। 20 फेब को ये कंडक्ट होगा और ये पक्के होते हैं डेट में, मतलब डेट तो यही होगी, फिक्स डेट आप रख लें, कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके अलावा जो क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनकी ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी, उनके रोल नंबर लगेंगे एफपीएससी की वेबसाइट पे। जो मेन जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 30 मई से होगा। 30 मई से आपका 6 दिन का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 6 दिन में आपने 12 पेपर देने हैं रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसने ये क्वालिफाई किया। अच्छा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो एफपीएससी ले रहा है वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट जितने मर्जी लेने हैं दे सकते हैं आप, आपकी अभी तैयारी नहीं है लेकिन आपने कहा है कि एक्सपीरियंस के लिए मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट बनाना है, तो आपको वो फॉर्म वगैरह फिल करें, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट में 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स मतलब 33% आपको लेने हैं। अच्छा, तो सवाल आ जाता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें हम। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी जैसे चेयरमैन साहब ने जो है वो कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उन्हीं सब्जेक्ट से आया होगा जो आपने कंपलसरी सब्जेक्ट तैयार करने हैं। सिर्फ एक उर्दू का सब्जेक्ट जो है वो उसमें एडिशन की है, वो 20 मार्क्स का उन्होंने रखा है, मतलब 10% उन्होंने उर्दू का रखा है। तो उर्दू के अलावा बाकी जो है, अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो स्क्रीनिंग की तैयारी तो आपकी वैसे ही हो जानी है। और स्क्रीनिंग में आपने सिर्फ पास ही करना है, ना ही इसके में ज़्यादा मार्क्स लेनी है। आपने 66 मार्क्स लेनी है, मतलब 33% मार्क्स लेनी है आपने, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप इजीली जो है वो उसको पास कर सकते हैं, अब अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। अच्छा, फिर भी लोग पूछते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें, उसके सोर्सेज बताएं, उनका सिलेबस बता दें आप ब्रीफ, क्योंकि यहाँ पे तो एक कंडेंस का सिलेबस दिया हुआ है उसमें, तो उसका तो थोड़ा सा कहीं से सोर्सेज बताएं। तो इसके लिए मैंने ये सेशन रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट में इस्लामियात आ जाता है जो 20 मार्क्स का है। इसमें इस्लामियात है, इस्लामियात, सिविक्स एंड एथिक्स, 20 मार्क्स। सिविक्स और एथिक्स का जो सिलेबस है वो आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये इन्होंने एडिशन की है इसीलिए इन्होंने अलग से सिलेबस भी दे दिया है। बाकी इस्लामियात जो है 20 मार्क्स का तो आपका स्क्रीनिंग में है, लेकिन मेजर जो बात है, अगर आपकी लाजमी जो आपने करनी है कि इस्लामियात जो स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है जो कंपलसरी सब्जेक्ट में रिटन पार्ट में है, जिसके मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हैं। 20 मार्क्स का पेपर का एमसीक्यूज आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन का। तो आपने इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं करना, आपने कहा फॉर ग्रांटेड ले लेना है कि मैंने 66 मार्क्स ही लेने हैं स्क्रीनिंग, नहीं। आपने अच्छे तरीके से इस्लामियात की तैयारी करनी है और तमाम स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि लड़के जो है एमसीक्यूज की तैयारी करते ही नहीं है। एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करते तो फाइनली जो है उनका रिजल्ट जो है वो उनमें मार्क्स कम आ जाती हैं और उनका भले ही सीएसएस जो है रिटर्न क्लियर हो, इंटरव्यू के बाद वो अलोकेट नहीं हो सकते उस पर्टिकुलर ग्रुप में। 5-5 मार्क्स पे ग्रुप जो है वो डिसाइड हो रहा होता है। आप 5 मार्क्स कम है तो आप जो है वो कस्टम में गिर जाते हैं, अगर 5 मार्क्स ज़्यादा होते तो आप असिस्टेंट कमिश्नर या एएसपी होते। तो आपने इसको सीरियस लेना है बिल्कुल ही। तो इम्पोर्टेंट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट इस हिसाब से। अ, अच्छा, टॉपिक जो है इसमें है बेसिक्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के बेसिक्स हैं, बिलीफ्स ऑफ इस्लाम आ जाती हैं, जो इबादत आ जाती हैं, तौहीद, और ये जो बिलीफ्स ऑफ इस्लाम आ जाते हैं, प्रैक्टिस में आपकी नमाज आ जाती है, ज़कात आ जाती है, रोज़ा, हज, नेम्स ऑफ बुक्स, प्रॉफिट किस पे रिवील्ड हुई, इस्लामिक पनिशमेंट, टाइमलाइन ऑफ इस्लाम, एमसीक्यू इस्लाम, होली कुरान, सीरा ऑफ नबी, एमसीक्यू इस्लाम, कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट, गजवात। ये तो ब्रीफ सा मैंने टॉपिक्स बता दिए कि इन टॉपिक को आपने तैयार करना है 20 मार्क्स के रिटर्न, 20 मार्क्स की जो स्क्रीनिंग है उसको पास करने के लिए। उसके अलावा ये आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि आपने जब प्रिपेयर करना है तो जो है आपका एमसीक्यूज जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन का वो भी हो जाएगा। इसके सोर्सेज जो आपके आगे लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज अबाउट कुरान, अगर ये कुरान के बारे में जो भी एमसीक्यूज हैं उसमें से 100 एमसीक्यूज इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे बैक टू जन्ना पे तो 100 क्वेश्चन हैं। तो आपको कुरान से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो इनमें से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा सीरा ऑफ प्रॉफिट के लिए आप एक बुक जो है ना, अगर आपने डीप स्टडी करनी है,
आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और इस्लामियात आपको तैयार करना है तो आपको सीरा का पूरा एक पोर्शन है उसमें सिलेबस में, उसमें बुक आती है रईकुल मखतूम की बुक जो है ना। माइक ऑन करने के लिए उनको माइक चाहिए। अच्छा, इस्लामियात के लिए आपका ये एक सोच ये हो गया कि आपने जो है ना एक तो कुरान के लिए जो है वो ये वेबसाइट करनी है, उसके अलावा सीरा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए आप या तो ये बुक पढ़ें। उसमें से आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी होती एक्चुअली, आपने जो टॉपिक हैं जो पर्टिकुलर इसके एमसीक्यूज हैं ये पढ़ लें आप तो तैयार हो जाएगा। उसके अलावा गूगल पे आप सर्च करें टाइम लाइन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लाइफ, तो इसमें भी आपको कवर हो जाएगा सीरा ऑफ प्रॉफिट से जो भी एमसीक्यूज हैं। उसके अलावा फ़राइज़ के लिए फ़राइज़ का कोई अरकान इस्लाम जो फ़र्ज़ हैं हमारे, उसके अलावा इबादत वगैरह हैं, उसके लिए जो है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा ये वेबसाइट है almawrid.org, तो ये इसके बारे में। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, एमसीक्यूज ये हैं। ये सारे टोटली जो है ना वो आप इनसे कर सकते हैं। अहादीस के लिए और अहादीस इरा ऑफ कैलिप्स के लिए आप जो है ना ये किताब-व-सुन्नत.com वाली वेबसाइट है, इस पे जा सकते हैं। उसके अलावा एक मैंने वेबसाइट यहाँ पे कॉपी की थी। अच्छा, उसके अलावा जो है ये पास पेपर ऑफ एफपीएससी एंड स्क्रीनिंग मटेरियल जो है वो उसके लिए टूर ऑफ क्लास जो वेबसाइट आ रही है इस पे भी जो है वो पास पेपर पड़े हुए हैं, इसमें भी करें आप इसके लिए भी। अच्छा, इस्लामियात के बाद इस्लामियात आपको समझ आ गई होगी। जी जी, एक मिनट में आपको माइक ऑन कर देता हूँ। थैंक यू अब्दुल्ला भट्टी, आपने कहा बेस्ट सोर्सेज। अच्छा, इस्लामियात के बाद इस्लामियात, अच्छा ये हो गए सोर्सेज जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। एक बंदा जो सीरियसली तैयारी करना चाहता है एमसीक्यूज के हवाले से तो वो जो है इनको फॉलो कर सकता है। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो मतलब हर कोई यूज़ करता है, वो पाक एमसीक्यूज वाली ये वेबसाइट है जो हर कोई यूज़ करता है। लेकिन आपने अगर डिफरेंट होना है तो आपने जो है इन इन सोर्सेज को जो है ना वो इन सोर्सेज पे काम करना होगा, क्योंकि आपका 20 मार्क्स के एमसीक्यू जो रिटर्न में है वो भी शामिल हैं इसमें। अच्छा, सेकंड पे आ जाता है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मैं समझता हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो 60 मार्क्स का पोर्शन है जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स जो आम टेस्ट में भी आती है मैथमेटिक्स, और उसके अलावा एक तो ये 60 मार्क्स की स्क्रीनिंग है, ठीक है। 240 मार्क्स का जो आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें 40 मार्क्स का पोर्शन जो है वो 2 सवाल आपको करने होते हैं, वो भी इसी पोर्शन से आते हैं। तो ये पोर्शन ना सिर्फ आपको बचाता है स्क्रीनिंग टेस्ट में, बल्कि आपके जो 40 मार्क्स जो रिटर्न एग्जामिनेशन में उसको भी ये कवर करता है। अच्छा, उसमें कुछ ब्रीफ से टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, तो ये टॉपिक आपने समझने हैं, इस पर आपने काम करना है। बेसिक सीरीज है, जो एफपीएससी ने सैम्पल पेपर शेयर किया हुआ है उसमें बेसिक सीरीज के सवाल ज़्यादा हैं जनरल एबिलिटी वाले पोर्शन में। तो बेसिक सीरीज वाला जो पोर्शन है ये आपने करना है। नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया। उसके अलावा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके अलावा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परसेंटेज, पोर्शन, एज प्रॉब्लम्स, रिलेशंस, कंपैरिजन, एंगल्स,
जो एंगल्स के नाम होते हैं, पॉलीगॉन्स पे जो है वो एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ऐसा प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट वगैरह, इन सब को आपने तैयार करना है। अच्छा, इसके लिए एक बुक अगर आप चाहें तो एक बुक भी ले सकते हैं, वो मियां शफीक साहब की बुक है। वो भी आप फॉलो कर सकते हैं एक इन सब के लिए, वो इसमें प्रॉब्लम वगैरह। उसके अलावा जो सोर्सेज मैंने लिखे हुए हैं उसमें वीडियो सोर्सेज के लिए खान एकेडमी है, टेड टेड एजुकेशन की जो है वो इनका चैनल है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो मैथ ट्यूटर्स यूट्यूब पे एक चैनल है, वो कर सकते हैं। मेथाडेमिक्स एक यूट्यूब चैनल है। टेंस मार्क भी एक यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा आपको अगर सवाल करने हैं, प्रैक्टिस के लिए सवाल निकालने हैं, वो तो इंडिया बेक्स बिक्स जो है वो बेस्ट वेबसाइट है। उसके अलावा एग्जाम वेदा भी है। उसके अलावा आपने ये सब तो करना है, लेकिन पास पेपर जो सीएसएस के हैं, पास पेपर जो रिटर्न एग्जामिनेशन के पास पेपर हैं, उसमें आप देखेंगे वहाँ पे भी क्वेश्चन 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। ये सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे आएंगे इसके लिए। इसके लिए आपने इतना डेप में नहीं जाना कि आपने जो है वो लॉगरिथम की तैयारी कर लेनी है, आपने मैट्राइसिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना। आपने बस 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में जिस जिस किस्म के सवाल आते हैं, वो आप देखें कि 2 मिनट में वो हो सकते हैं या 1 मिनट में वो सवाल हो सकता है, तो उस हिसाब से आपने करने हैं। उसके लिए आप बुक जो है कारवान वाली एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक भी ले सकते हैं इन सब के लिए। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सारे सोर्सेज आप इस्तेमाल करें, जो सोर्सेज आपको बेस्ट सूटेड हो सकते हैं वो आप जो है ना इसके लिए यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 60 मार्क्स का पोर्शन में से अगर आप 50 मार्क्स भी यहाँ से लेते हैं, तो बाकी आपको 16 मार्क्स लेनी है स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए। इसके अलावा ये पोर्शन जो है लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों का वो बैकग्राउंड नहीं होता, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है उनका ये बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये जो पोर्शन है वो उस पर आप वर्क ज़्यादा करें। तो ये पोर्शन आपको मार्क्स भी देता है, उसके अलावा आपकी एक स्किल भी डेवलप हो जाती है साथ। अच्छा, उसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश जो है वो 60 मार्क्स का स्क्रीनिंग पोर्शन है। एक तो ये है। उसके अलावा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका पोर्शन आता है, 20 मार्क्स का एमसीक्यू उसका पोर्शन आता है, जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम्स आते हैं आपके 10-10। सेम वही पैटर्न एफपीएससी ने फॉलो किया है। इंग्लिश के लिए सिनोनिम 10 दिए, एंटोनिम भी 10 देंगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। उसके अलावा कंप्रीहेंशन की 20 मार्क्स कंप्रीहेंशन आती है, जो यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। और कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस आपने रिटन एग्जामिनेशन में भी करनी है। 20 to 30 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, मतलब रिटन एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है उसमें 50 मार्क्स आपकी उसी में यही आ जाते हैं। उसमें सिनोनिम आ जाते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं, कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स की है। जो ये जो मैंने निकाला है ये वो सैम्पल पेपर जो एफपीएससी ने शेयर किया है, प्रैक्टिस पेपर, उनमें से ये मैंने एनालिसिस करके निकाला है कि 10 सिनोनिम उन्होंने दिए हैं, 10 एंटोनिम दिए हैं, 5 कंप्रीहेंशन दिए हैं और 25 सवाल ग्रामर के दिए हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए सेंटेंस का। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपको आने चाहिए। टेंसेस आपको आने चाहिए, टेंसेस तो आने चाहिए, टेंसेस का यूज भी आना चाहिए। ये अप्रोप्रिएट यूज जो है वो नहीं आता लड़कों को, लोगों को वो नहीं आता। ये टेंसेस आपको आने चाहिए। उसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको आने चाहिए। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए। कॉमन एरर के लिए मैंने बुक भी लिखी हुई है, इसमें एक्सरसाइजेज हैं कॉमन एरर के। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, बीए लेवल की ये बुक है। ये बेहतरीन बुक है। मैं भी इसी को फॉलो करता था अपनी जर्नी में, जो एरर के लिए, कॉमन एरर के लिए मैं यही बुक फॉलो करता था। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि कॉमन एरर के लिए खासकर आप यही बुक इस्तेमाल करें। कंप्रीहेंशन होगी, और उसके अलावा मॉडल वर्ब्स वगैरह हैं ये। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या हैं? उसके सोर्सेज में मैंने ग्रामर वगैरह का आपको अगर सोर्स चाहिए तो आपकी ये एक तो ये वाली बुक है, रैन एंड मार्टिन भी आ जाती है। रैन एंड मार्टिन अगर किसी को नहीं पसंद तो वो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वो भी ले सकता है, मतलब जो अवेलेबल है। तो ज़्यादातर मैं जो तैयारी करता था वो मैं बुक से नहीं करता था। मैंने अपनी सीएसएस की पूरी जर्नी में पूरी बुक नहीं पढ़ी कभी भी। फुल बुक मैंने कभी भी नहीं पढ़ी, मैं यहाँ पे कन्फेस कर रहा हूँ, पूरी जर्नी में। तो पूरी बुक आपको पढ़नी नहीं है। मैं जो हूँ ज़्यादातर यूट्यूब इस्तेमाल करता था, और जो वीडियो सोर्सेज इस्तेमाल करता था ज़्यादातर। तो ये एक चैनल है, इस चैनल का नाम आप लिखने मिस्टर स्काइप लेसन्स। तो ये चैनल जो है आप फॉलो करें, तो इससे आपको हो जाएगा। उसके अलावा एक एप्लीकेशन है मागोज के नाम से, इसमें सिनोनिम और एंटोनिम की आपकी वोकेब की जो तैयारी है ना वो हो जाएगी आपकी इस एप्लीकेशन से। आप जब भी फारिग हों तो ये एमसीक्यू सॉल्व करें इस एप्लीकेशन से, इस प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करें।
तो ये एक स्मार्ट वे है तैयारी का। जो कन्वेंशनल हैं वो लोग कहते हैं कि बुक रिकमेंड करें, बुक रिकमेंड करें। मैं कहता हूँ कि आप स्मार्ट वे से अगर तैयारी कर सकते हैं तो क्यों आप बुक्स के पीछे, क्योंकि एक बुक बोरिंग भी हो जाती है। इसमें जो है एप्लीकेशन आप वैसे ही जो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, इससे अच्छा आप एप्लीकेशन वो खोल के और दो तीन लफ्ज याद कर लें। तो ये आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा, एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया जो आपको वेस्ट करेगा टाइम। अच्छा, टॉपिक्स के लिए उसके अलावा, अच्छा ये हो गया इंग्लिश का पूरा पोर्शन। आई होप कि मैंने पूरा जो है वो आपको क्लियर कर लिया होगा। कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो आप बता दें। तो मैं सवाल देख लेता हूँ, कंप्रीहेंशन किस तरह की होंगी। अच्छा, रीडिंग रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो आपकी जो है, रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा। एक पैराग्राफ जो आएगा वो उसको आपने पढ़ना है, और नीचे उस पैराग्राफ से मुतालिक सवाल दिए होंगे और चार ऑप्शन दिए होंगे। वो चार ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने होंगे, उसमें से एक जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो कंप्रीहेंशन का ये हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप सीएसएस के पास पेपर उठाएं। सीएसएस के पास पेपर में जो है वो कंप्रीहेंशन दी हुई है, हर पेपर में कंप्रीहेंशन दी हुई है, वो पास पेपर में हो जाएगा। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स का सोर्स, अच्छा यार, पेयर ऑफ वर्ड्स और एनालॉजीज वगैरह इसके तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा भी 2021 का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी वो आ ही नहीं थे। ये तो इसकी पीडीएफ फाइल्स मैं शेयर कर दूंगा आपसे, एनालॉजीज की या पेयर ऑफ वर्ड्स की। तो ग्रुप में ही मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप ये कर लीजिएगा। जी जी, ईडीएम की भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा, इंग्लिश हो गया क्लियर। अभी तीसरा जो पोर्शन है, पहले सबसे पहले था इस्लामियात, उसके बाद जनरल एबिलिटी आ गया, थर्ड नंबर पे इंग्लिश आ गया, फोर्थ नंबर पे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन, लाइट आ गई है तो इस वजह से चेंज ओवर की वजह से हो गया, सॉरी। अच्छा। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू था वसीम, थैंक यू। अच्छा, ये हो गया अपना, सारे पोर्शन हो गए। अभी जनरल नॉलेज का एक पोर्शन है, 50 मार्क्स। अच्छा, जनरल नॉलेज सीएसएस में रिटन पार्ट में और सीएसएस के स्क्रीनिंग में जनरल नॉलेज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक करंट अफेयर, एक पाकिस्तान अफेयर, एक एवरीडे साइंस। तो तीन इसके जो हैं वो मेजर कंपोनेंट्स हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे साइंस। तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। जो अभी जो करंट अफेयर की तैयारी करनी है आपने, अगर 2022 का जो अटेम्प्ट देना है स्क्रीनिंग का, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और पाक एमसीक्यूज को फॉलो करें, तो करंट अफेयर इनफ आपको हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए तैयारी ये इनफ है। पाकिस्तान अफेयर के लिए आपने सिलेबस जो है सीएसएस वाला, उसमें से आपने एनालिसिस अगर की हो तो वो कुछ जो है वो सिलेबस ऑफ एफपीएससी में क्रोनोलॉजिकली आर्डर में वो पूछते हैं 712 से लेकर टिल नाउ। ये पूरे के पूरे इवेंट्स जो है आपके, मेजर जो इवेंट्स हैं ना वो आपको याद होने चाहिए, उनकी मेजर डेट्स वगैरह याद होनी चाहिए उन सारे इवेंट्स की, पाकिस्तान अफेयर के लिए। उसके अलावा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बाई कैमरल है। अच्छा, उसके अलावा कौन कौन से पावर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव को हासिल है, कौन कौन से पावर आपकी जुडिशरी को हासिल है, कौन कौन से पावर जो है आपके लेजिस्लेचर को हासिल हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा तीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 का, 73 का। उसको आपको पता क्या होना चाहिए कि आर्टिकल कितने थे उसमें, उसमें अमेंडमेंट कितनी हो गई है। 1973 का जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अब टिल नाउ अमेंडमेंट हुई है उनके बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं, हिस्ट्री जो है हमारी वो गवा रही है। प्राइम मिनिस्टर चेंज होते 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 बहुत सारी एक लिस्ट बन गई है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके लिए सोर्सेज वही जो है वो, अच्छा इसके सोर्सेज, अच्छा इसके सोर्सेज जो पाकिस्तान अफेयर के सोर्सेज हैं वो मैंने इधर लिखे हुए हैं। गूगल गूगल से आपने टाइमलाइन डाउनलोड कर देनी है। विकिपीडिया पे आप अगर अगर जाएंगे ना तो 712 से लेकर टिल नाउ सारी टाइमलाइन पड़ी हुई है। वो इवेंट्स आपने वो है आपने पेज पे लिख देने हैं। थोड़ा सा जो है गैप छोड़ देना है, फिर इवेंट लिखना है, फिर गैप छोड़ना है, ऐसे जो है वो लिख लेना है। उसके अलावा फिर आपने अलग अलग हर इवेंट का जो है वो विकिपीडिया पे सर्च कर लें, या तो उसके लिए कोई वीडियो वगैरह देख लें, तो आप एक कनेक्टिव वे से जो है ना उसकी तैयारी हो जाएगी। 7-12 से लेकर जो मेजर इवेंट्स हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम आता है टिल, उसके बाद 1857 की जो है इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। उसके अलावा 1947 के मेजर इवेंट जो है वो पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है। उसके अलावा टिल नाउ जो इवेंट हो रहे हैं इशूज, वो आपको एक टाइमलाइन की शक्ल में याद होनी चाहिए, उनका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक बेस्ट सोर्स है देखो सुनो जानो पे, एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज है, वो बड़ा अच्छे तरीके से समझाता है वो बंदा, वराइच है। उसको जो है आपने फॉलो करना है। इश्यूज आपने तैयार करने हैं अलग से, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, इनके बारे में क्योंकि ये सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके अलावा आप जो है वो करंट अफेयर की नॉलेज के लिए और पाकिस्तान अफेयर की नॉलेज के लिए VOX एक यूट्यूब चैनल है, विजुअल पॉलिटिक्स एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा ये सब तो अलग। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको अलग से, सार्क हो गई, OIC हो गई, UN हो गई, ब्रिक्स हो गई, ट्रोइका प्लस जो अफगानिस्तान पे डायलॉग हो रहा है अभी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलग से तैयार करनी है। वो आप वैसे ही तैयार करेंगे पाकिस्तान अफेयर में। तो इनको आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के, या तो विकिपीडिया पे जाएं, एक आपने विकिपीडिया फॉलो करना है, विकिपीडिया पे जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ना है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे उसी ऑर्गेनाइजेशन की आप वेबसाइट पे जाएंगे, उधर आपको वो मोटो मिलेगा उसका, कि उसका वर्किंग क्या है, कब बनी थी, क्यों बनी थी, और अभी उसका क्या स्टेटस है, करंट मीटिंग कौन सी हुई है, और उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, और मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्टेटिस्टिक्स अगर चाहिए हो, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज चाहिए हो, जैसे एहसास प्रोग्राम आ गया, उसकी डेट्स वगैरह याद होनी, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जा सकते हैं। न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ना ही है। और स्टेटिस्टिक्स जो इकोनॉमी के बारे में है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है। अच्छा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे एक कम्प्लेक्स सर्वे होता है, बिल्कुल ही वो कम्प्लेक्स। तो आप सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस आगे डान लिखेंगे ना गूगल पे, तो वो पूरे आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे। वो आर्टिकल्स आप अगर पढ़ लें तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा। ये सारा मैं बता गया हूँ कि ये क्या क्या करना है पाकिस्तान। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें स्लाइड्स के। उसके अलावा लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूँगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एवरीडे साइंस में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। एवरीडे साइंस में जो है आप एक तो पाक MCQs को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो CSS का सिलेबस है उसमें जो प्लेनेट से रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको आपने क्रैमिंग करनी होगी। और उसके अलावा फूड साइंसेज में आपके विटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, उसको सही कैसा किया जाए, ये सारा कुछ आपने एवरीडे साइंस में जो MCQs, रिपीटेड MCQs, पाक MCQs पे आपको सब कुछ मिल जाएगा एवरीडे साइंस का। तो उसके लिए आप मतलब वही फॉलो करें तो वो सही है, ठीक है। उसके अलावा उर्दू के लिए अभी उर्दू जो है इन्होंने ऐड की है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो खासकर जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये उर्दू जो है ये हेडेक बनी हुई है कि उर्दू ने डाली है। अभी तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि उर्दू हमने कम डाली है, तो 20 मार्क्स की सिर्फ स्क्रीनिंग में, आगे जाके हम कंपलसरी में भी ये ऐड करेंगे उर्दू, क्योंकि ये नेशनल लैंग्वेज है। और आगे जाके आप अगर असिस्टेंट कमिश्नर या किसी भी जगह पे जाएंगे तो उर्दू में ही आपने ये काम करने होंगे, और ये जो खाते होते हैं ज़मीनों के वगैरह, ये सारा कुछ उर्दू में बना हुआ है। तो ये इसके लिए आपको ज़रूरी है, एक नेशनल इंटीग्रेशन की भी एक साइन है। तो उर्दू के लिए एक तो ट्रांसलेशन है, जो सिंपल ट्रांसलेशन उर्दू में आ जाएगी, वो आपने इंग्लिश में 4 ऑप्शन होंगे जो अप्रोप्रिएट है। उसके अलावा ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा, वाहिद जमा मुजक्कर मोनस, सेंटेंस करेक्शन। और 9th 10th क्लास की अगर आप बुक लें, उर्दू की बुक लें ना, 9th 10th क्लास की किसी भी इस बोर्ड की ले लें, तो उसमें जो है एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो अगर आप करें, वाहिद जमा मुजक्कर मोनस, अल्फाज मुतरादिफ मतलब मीनिंग सेम मीनिंग वाले अल्फाज वो। उसके अलावा मैं कुछ फाइल्स आपसे शेयर कर दूंगा उर्दू की, क्योंकि मेरा PCS में उर्दू सब्जेक्ट था, तो मैंने इसकी तैयारी की हुई है, तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा।
अच्छा, मुक्कू, आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने पूछा है कि इट इज़ नेसेसरी टू रीड होल न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है आपने पूरा नहीं पढ़ना। आपने जो है न्यूज़पेपर का एक तो फर्स्ट जो दान न्यूज़पेपर अगर उठा लें तो उसका आपने फर्स्ट पेज पढ़ना है। मुकेश कुमार, ठीक है। मुकेश, आपने जो है फर्स्ट पेज पढ़ना है एक, ठीक है। उसके अलावा आपने एडिटोरियल, वो जो ओपिनियन वाला पेज है, वो अगर पूरा अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ सकते तो लेफ्ट साइड पे उस पे डेली तीन एडिटोरियल आते हैं, तीन आते हैं या दो आते हैं। जो चीफ एडिटर होता है दान का, वो उस एडिटोरियल को लिखता है। तो अगर वो आप तीनों पढ़ लें, एक तो आपने फर्स्ट पेज पढ़ना है, एक वो तीन, उसके अलावा आपने आगे जाके इंटरनेशनल पेज जो है वो पढ़ने हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आपने आइडिया लेना है। अच्छा, न्यूज़पेपर हम पढ़ते क्यों हैं? न्यूज़पेपर जो है हम पढ़ते हैं ताकि हमें हाइलाइट्स का पता चल जाए कि इशू हो क्या रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर अफगान इशू है तो न्यूज़पेपर पे थोड़ी सी अपडेट आ जाएगी, लेकिन उस इशू को आपने एक्सप्लोर खुद करना है जाके। उसके पूरा जो है करंट अफेयर के लिए वो तैयार आपने खुद करना है। पिछले दिनों नगार्नो कारोबार का इशू आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान हो गया, ये इशू है। अभी बेलारस का इशू चल रहा है, वो आपने जो है वो पूरा जो है एक्सप्लोर करना है। उसके अलावा अल जजीरा पे, अच्छा, न्यूज़ के लिए आप न सिर्फ दान बल्कि अल जजीरा को फॉलो करें, बीबीसी को फॉलो करें, द डिप्लोमेट को फॉलो कर लें, क्राइसिस ग्रुप को फॉलो कर लें। ये तीन चार जो हैं वो ग्रुप हैं जिसको आप फॉलो करें तो आपका वो, अगर आपका आईआर है एज ऑप्शनल, तो आपके लिए ये भी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा ऐसे में भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और आर्गूमेंट्स बनाने के लिए काम आएगा। और उसके अलावा आपका करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर भी हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया फाइनली हमारा पूरा पूरा हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट सेल्फ प्रिपेयर कैसे करें। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ बताएं। अब्दुल्ला, कौशी ऐप ठीक है, अच्छी है। उसमें सारे टोटली मतलब जो भी न्यूज़पेपर हैं वो आ जाते हैं उसमें। वो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है सिर्फ वो जो हाइलाइट्स के लिए। उसके अलावा फिर आपने वो सब्जेक्ट तैयार वो अलग से करना है। ये भी अच्छा, आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि आपको वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्लियर हो गया है। तो मैं आगे बढ़ूँ कि कैसे एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। एक न्यू एस्पिरेंट जब शुरू करता है अपनी जर्नी को, तो वो कैसे जो है वो सब्जेक्ट को क्लियर करना है, ये एक इम्पोर्टेंट सेशन भी है। तो ये आप बता दें चैट बॉक्स में प्लीज़। चले, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको समझा सका। अच्छा, अगर ये आप आखिरी पोर्शन है इस पूरे सेशन का कि हाउ टू प्रिपेयर ए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का कि नया एस्पिरेंट है, वो उसने सब्जेक्ट एक स्टार्ट करना है, तो वो कैसे प्रिपेयर करना है उस सब्जेक्ट को। तो उसको उसको प्रिपेयर करने के लिए थ्री फेजेस में मैंने डिवाइड किया है इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे जो है वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। अगर आपने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है तो आपके पास चार चीज़ें होना लाजमी है। एक, उस सब्जेक्ट के मुतालिक कोर्स आउटलाइन जो एफपीएससी सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास पास पेपर होने चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पास पेपर जो है वो होने चाहिए। उसके अलावा एटलीस्ट टू बुक्स, एक रेफरेंस बुक, एक और एक स्टैंडर्ड बुक जो एक इंटरनेशनल ऑथर की लिखी हो, इंग्लिश ऑथर की लिखी हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, एक आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो जो टॉपिक जिनमें आप फंस जाएं फिर वो वहाँ से रेफरेंस बुक से आप तैयार कर सकें। चौथा, इंटरनेट। इंटरनेट की आजकल के दौर में ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो सबसे फेज़ वन में आपने क्या करना है, ये अपनी लॉन्ग नोट्स बना देने। लॉन्ग नोट्स आपने कैसे बनाने हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक टॉपिक सिलेक्ट करके आपने उसको टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, उस सब टॉपिक्स को आपने अब अलग अलग से जो है वो तैयार करना है। हर हर जो है सब टॉपिक को वो आपने अलग से तैयार करना है। उसके लिए आप उनमें से जो है वो बुक में से कंसल्ट कर सकते हैं। आप जो है वो रिसर्च पेपर, इंटरनेट से रिसर्च पेपर जो है उससे तैयारी कर सकते हैं। मैंने अभी बताया, आपको कन्फेस भी किया कि मैंने जो है बुक्स कम पढ़ी थी, मैंने इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल किया था। इंटरनेट में भी अथेंटिक जो सोर्सेज होते हैं उसमें रिसर्च पेपर जो है वो ज़्यादातर मैंने वो उससे नोट्स बनाए थे।
अच्छा, इस पूरे नोट्स में जो है ना वो आपने इस लॉन्ग नोट्स आपके कितने भी पेज के हो सकते हैं, एक टॉपिक के आपके 10 पेज के हो सकते हैं, 15 पेज के हो सकते हैं, वो कोई इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है, एक टॉपिक के लिए। उसके लिए आपने हिस्टोरिकल जो है वो हिस्टोरिकल भी कवर करना है टिल नाउ, जो इश्यू पे जो चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर इशू चल रहा है तो कश्मीर इशू आपने वहां से स्टार्ट करना है जहाँ से ब्रिटिश एंग्लो सिख वार जो हुई थी उसमें जो उसके बाद जो ब्रिटिश ने कश्मीर एक्वायर किया था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1857 आई थिंक है, वहां से आपने तैयार करना है। उसके बाद वो हरि सिंह को मिलता है, हरि सिंह जो है उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ एसोसिएशन आ जाता है, उसके अलावा बहुत सारी वार आ जाती हैं कश्मीर इशू पे। ये पूरा क्रोनोलॉजिकली आपने जो है ना तैयार करना है। अच्छा, नोट्स में क्या क्या होना चाहिए? नोट्स में आपकी 30% हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री 30% होनी चाहिए, और आपके पास पेपर में जो सवालात हैं वो 30% होने चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो 30% हो जाएगा आपका। रिमेनिंग जो भी एनालिसिस वगैरह है वो उसमें ऐड करें। मतलब आपके जो नोट्स हैं वो पूरे नोट्स होने चाहिए, एक डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए, आपने बुक से जो है वो जान सुनानी है, आपको दोबारा जो है ना वो बुक्स जो है वो उस पर रिलाई करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, एक अच्छे नोट्स में क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो आपका होगा वो आपने बनाना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने वही नोट्स जो है उसकी रिवीजन जब आप करेंगे तो वो गुड एक्सप्रेशन में जो है अगर बना हुआ होगा तो वो आप वो पेस्ट कर सकते हैं अपने पेपर्स में, आपके एक्सप्रेशन अच्छे हो जाएंगे, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा जब आप एक सवाल करोगे। तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। या आपको या तो खुद इंट्रोडक्शन बनाएं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है मैं कहता हूँ कि सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, इतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं कहता। तो अगर आपकी जो है इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको एक एक्सप्रेशन, आप किसी अल जजीरा पे एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं कश्मीर के बारे में और आपको बहुत अच्छा लग गया वो पर्टिकुलर जो आपने पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा है, वो अच्छा, आप उसको जो है अपने नोट्स में ऐड कर दें उसी वक्त इंट्रोडक्शन में। तो एक तो आपकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी हो जाएगी उससे, और आप बार बार पढ़ेंगे तो वही आपकी राइटिंग में भी वही चीज़ चली जाएगी। होल डायमेंशन कवर होने चाहिए उस टॉपिक के बारे में। मैंने आपको बताया एक टॉपिक आपने सेलेक्ट किया तो उसको आपको डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ें, वो पूरा तोड़ के आपने पूरा जो है उस नोट्स में ऐड करना है। उसके अलावा आपके नोट्स में मैप्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, ग्राफ में, क्योंकि आप इस लेवल पे अगर ये मैप्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स तो ग्राफ्स नहीं डालते तो आप पेपर में भी नहीं करोगे, आपको कहोगे कि हम जो है अगली बारी करेंगे या हम नहीं करेंगे। तो ये मैप्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह ये आपने उन नोट्स में भी ऐड करने हैं। अच्छा, एनालिसिस आपके ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर जो कश्मीर का जो स्टेटस रिवोक किया गया है 370 और 35A पे, ऑटोनोमस स्टेटस जो है वो कश्मीर का रिवोक किया गया था, मोदी ने 2019 में अगस्त में किया था। तो उसके इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेंगे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उनके इंटरनली क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो भी आपने लिखना है। उसके एक्सटर्नल क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, पाकिस्तान पे उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, कश्मीर पे क्या पड़ेंगे। फिर आपने रीजनल लेवल पे जाना है कि रीजनली जो है वो कश्मीर की वजह से सार्क जो है वो डिसफंक्शनल हुई हुई है, सार्क रीजनल कोऑपरेशन आपकी खत्म हो चुकी है कश्मीर की वजह से। उसके अलावा आप जो है उसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट आप देखें तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की से कम हो गई है, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट ज़्यादा हैं जो है वो इंडिया में इंटरेस्ट जो बिग पावर्स हैं उनके ज़्यादा हैं। अच्छा, ये एनालिसिस आपने उन नोट्स में ही डालना है एनालिसिस। उसके अलावा जार्गन्स यूज करने हैं सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल आईआर के जो जार्गन्स हैं, एनआरकी हो गया, हेजीमोनी हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया, रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, ये सारे जो जार्गन्स हैं ये आपने उसमें डाले हैं। और एक प्रॉपर कंक्लूजन, एक कंक्लूजन के साथ साथ अगर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ तो आप कोटेशंस, जो अच्छे ऑथर्स की कोटेशन है वो आपने सर्च कर लेनी है। स्मार्ट स्टडी ये है कि आप ज़्यादा बुक ना पढ़ें, आप बुक्स की जगह पे बुक रिव्यूज़ पढ़ लें। बुक रिव्यूज़ में आपको जो समझ आई है वो चीज़ वो आप बुक के साथ वो लिख लें। वो अब आप जो पेपर में जो कोट करेंगे अलग से पेन से या हाईलाइट करके कोट करेंगे तो उसको लगेगा कि आपने मल्टीपल बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने तो रिव्यू पढ़े हुए हैं। तो ये एक स्मार्ट स्टडी होती है। उसके अलावा आपने हर टॉपिक लिखना है, गूगल पे वो टॉपिक लिखना है, आगे गुड रीड्स लगा देना है। गुड रीड्स अगर आप लगा देंगे तो आपको उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के जो कोटेशन है वो आ जाएंगे वहाँ पे। तो वो भी आपने नोट्स में ऐड कर देने हैं। ये एक डिटेल्ड नोट्स आपके बन जाएंगे, 8-9 पेजेस के एक नोट्स बन जाएंगे आपके। ये पूरा आपने सब्जेक्ट के नोट्स करने जाने हैं, सब्जेक्ट कवर करना जाना है।
एक सब्जेक्ट आपका कवर होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट इसी तरह कवर करें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह सारे सब्जेक्ट आप जो है ना वो कवर करने हैं आपने। तकरीबन 3 महीने एग्जाम से पहले आपने जो है ये पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज जो है वो खत्म हो जाएगा, पूरा आपका एक तैयार पड़ा होगा मटेरियल। आपको बुक्स को कंसल्ट नहीं करना, करंट अफेयर और इंग्लिश आपकी तैयारी होती जाएगी, साथ ही साथ होगी वो तैयारी। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज में आपने क्या करना है कि 1 महीना जो है वो पूरे नोट्स जो है ना उनको आपने 1/3 में कन्वर्ट। आप जब नोट्स बनाएंगे ना वो फर्स्ट फेज 1 में, तो आपका वो मेच्योरिटी लेवल बढ़ गया होगा, आप खुद फील करेंगे कि ये मैंने उस टाइम पे बनाए थे नोट्स, इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल ऐड की हुई है जो अननेसेसरी डिटेल है, तो आप उसको श्रिंक करेंगे। उसके अलावा आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस साथ ही साथ फेज 1 में अगर की हुई है, अभी इंग्लिश प्रेसी की प्रैक्टिस, तो आप में एक स्किल डेवलप हो जानी है कि कैसे जो है नोट्स को मैं 1/3 में जो है कन्वर्ट करूँ। तो आप जो है अगर 12 सफ़ों का अगर नोट्स हैं तो उसको आप 4 सफ़ों में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इस फेज में ये होगी एक मंथ में कि आपकी रिवीजन हो जाएगी पूरे सब्जेक्ट्स की। अब जब आप नोट्स को जो है वो रिवाइज करके फिर सेकंड जो नोट्स बनाएंगे, तो वो नोट्स जो है आपके रिवीजन में बहुत अच्छा एक किरदार अदा करेंगे। फेज थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कि वो जो आपने फेज 1 और 2 किया है वो आपने 20% किया है सीएसएस पे काम। 30 जो बाकी जो 80% है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो फेज थर्ड है। उसमें आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एकेडमी को या किसी असेसमेंट सेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा पास्ट पेपर करने हैं, न्यू सिचुएशन के लिए तैयार करना है आपने, प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो उस पर काम करना है आपका। आपने मैप्स वगैरह ड्रा करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं सवाल, उसमें आपने फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं, आपने डायग्राम्स ऐड करनी है, जो जब आप जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपने काम करना है। अच्छा, ये फाइनल स्टेप कंप्लीट होगा, फिर आपको अब खुद जजमेंट करनी है कि मैंने एग्जाम के लिए, आपने फॉर्म तो फिल कर देना है उससे पहले ही। उसके फिर आपको ये होगा कि मैं एग्जाम के लिए जाऊं या नहीं नहीं जाऊं। मैंने लोगों को देखा है जो कहते हैं कि इस एग्जाम की 100% प्रिपरेशन जो है ना मेरी नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे रहा। लेकिन बाखुदा जो है आपकी इस जो पर्टिकुलर सीएसएस की जर्नी है, इसमें आपकी 100% प्रिपरेशन होती ही नहीं है। आप 70 to 80% प्रिपेयर हैं तो आप जाएं एग्जाम के लिए, आप जो है ना वो मसला नहीं है, आप एग्जाम दें। आप उसके लिए एक अच्छे मेंटर से फीडबैक भी ले सकते हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं। आप में कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आ जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, कुछ टेक अवेज हैं जो मेरी जर्नी में है, उसमें क्या है कि आपने जो है वो ऐसे में लोग जो हैं पहले एक सेशन अटेम्प्ट करते हैं, एक टीचर का सेशन अटेंड करते हैं, फिर दूसरे टीचर का सेशन अटेंड करते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार जो समूह साहब हैं वो एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक स्टाइल पढ़ा रहे हैं, दूसरी जो मैडम है वो दूसरी चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि दोनों ने पास किया हुआ सीएसएस जो है ना, तो दोनों ने पास किया हुआ, आप एक मेथड को फॉलो करें। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे, खासकर जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो वो कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में चले जाते हैं और फ्लावरी इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा, उसको मैं डिस्करेज करूँगा कि आपने सिर्फ मेच्योर इंग्लिश जो है ना लिखनी है। उस मेच्योर इंग्लिश का जो सैंपल है वो दान के एडिटोरियल्स हैं, जो जो आराम से आपको समझ भी आ जाते हैं, और उसके अलावा उसमें आपने इतनी एफर्ट भी नहीं लगानी होती। ठीक है, उसके अलावा हर सब्जेक्ट को आपने अप्रोप्रिएट टाइम देना है। आपको पता है कि एक सब्जेक्ट में अगर 12 में से एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपके पास 1 मार्क भी कम हो जाता है, तो आपकी पूरी जो जर्नी है वो 1 मार्क के लिए आपकी वो जर्नी खत्म हो जानी है। तो आपने वो उस हर सब्जेक्ट को उसके हिसाब से टाइम देना है, और हर सब्जेक्ट पे जो है ना अच्छी तरह से काम करना है। मैंने ये नहीं करना कि पीएचडी कर लेनी है उस सब्जेक्ट में या घुस जाना है, बिल्कुल ही नहीं। आपने स्मार्टली बुक्स से, रिसर्च पेपर से नोट्स वगैरह बनाने हैं, उस सब्जेक्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आप जो है वो जार्गन्स यूज़ करें सब्जेक्ट में, तो आपको एक डिफरेंट हो जाता है, दूसरे कैंडिडेट से आप एक डिफरेंट हो जाते हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंसी आप सीएसएस की प्रिपरेशन में रखें। एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कभी कभी जो है वो दूसरे काम आ जाते हैं, बंदा उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपके वो टाइम आएगा जब जो है आप कहेंगे यार पढ़ पढ़ के थक गए हैं, ये एक रिस्की जर्नी है, आगे जाके क्या पता हमारी सिलेक्शन हो या ना हो। तो आपने उससे चीज़ से घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है और कंसिस्टेंसी रखनी है। आप बहुत थक गए हैं सीएसएस के हवाले से, बहुत थक गए हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नैप ले लेना है, थोड़ा सा 1-2 दिन आपने छोड़ देना है,
आपने घूमना फिरना है, उसके बाद फिर रिटर्न करना है। आपने सोशलाइजेशन बिल्कुल भी खत्म नहीं करनी और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं करनी। दोस्तों के साथ टाइम आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, होटलों पे जो है वो आप बता रहे हैं कि मैंने जो है सीएसएस करनी है, मैं तुम सबसे अलग हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ रही है, सीएसएस बहुत ही आसान है। तो ऐसा भी नहीं करना, और बिल्कुल ही एक कमरे में आइसोलेट होके भी नहीं जाना कि दरवाजे के नीचे से खाना आ रहा है और मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, सबको बताना है। ऐसा भी नहीं करना, आपने सोशलाइजेशन करनी है, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स का जो है ना, आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। आप डाउन हो जाते हैं किसी वक्त कि भाई जो है वो अब क्या करें, तो एक मोटिवेशनल जो है ना वो लिंक लाजमी होना चाहिए। वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। कोशिश करनी है आपने उन लोगों के साथ रहना है जो आपको मोटिवेट करें। उन लोगों के साथ से आपने वो दोस्ती वगैरह खत्म कर लेनी है जो आपको डिस्करेज करते हैं कि यार तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे मतलब एक अच्छा नहीं, एक एवरेज माइंड के पर्सन हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, सीएसएस में स्मार्ट वर्क करना है, ये जो मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल बताया है ये मेरा स्टाइल था। मैंने इसी तरह से तैयारी की थी जिस मार्च 2020 से लेकर फेब तक मैंने इसी तरह से तैयारी की थी। अगर किसी को इस पे आर्गुमेंट है तो वो हो सकता है, क्योंकि वो उनकी अलग स्टाइल होगा तैयारी का। मैंने ये स्टाइल फॉलो किया था, ये ट्रेडिशनल स्टाइल फॉलो किया था। आप भी इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ एडिशन कर सकते हैं कुछ। अच्छा, सेशन के क्वेश्चन आंसर से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं, कि अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल सही लग रहा है तो मैं अगले हफ्ते से जो है वो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। वो एक कंबाइंड सेशन होगा, पेड सेशन होगा। वो नेक्स्ट संडे को या सैटरडे को मैं फ्री क्लास रखूंगा उसके लिए। एक टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, और उसके अलावा एक प्रॉपर सेशन होगा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का। 50 to 60 टॉपिक्स होंगे उसमें, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस को मिला के। वो जिसने अटेंड करना है वो भी। उसके अलावा उसी हफ्ते को मैंने आईआर का सेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा स्ट्रांग वो सब्जेक्ट था, मेरा एनालिसिस अच्छा है, मेरे पेपर में मार्क्स भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वे अच्छे होंगे। तो मैं आईआर का सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिसको ये ज्वाइन करना है तो वो जो है उस सेशन की डिटेल्स जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो नंबर मेरा जो है वो आप सबके पास है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं। उसके अलावा जो है ना, मैं नंबर शेयर भी कर सकता हूँ आप सबके, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ नंबर। ये नंबर मैंने शेयर कर दिया है। ये जो है अनाउंसमेंट। अच्छा, फाइनली मैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आता हूँ और इस सेशन को एंड करते हैं। जब मैं माइक जो है वो, आप एक एक करके हाथ ऊपर करें और सवाल पूछ रहे हैं। उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछें। उसके अलावा अगर आप जो है वो चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अच्छा मोहसिन, आपने ऐसे के बारे में पूछा है, तो ऐसे जो है आपको डेटा ज़रूरी नहीं होता आपके ऐसे के लिए। डेटा की अंडरस्टैंडिंग, आप एक ऐसे में, मैंने एफपीएससी का जो एक पेपर चेकर है उसका मैंने इंटरव्यू सुना था। तो उस इंटरव्यू में उसने बताया कि लड़के क्या करते हैं कि वो डेटा जो है लिख लेते हैं। वो डेटा लिखते हैं, डेटा से भरा हो गया एक रिसर्च पेपर बना देते हैं। ऐसे आपका रिसर्च पेपर नहीं है। आपको डेटा एक पर्टिकुलर लेवल तक चाहिए होगा। ठीक है ना। आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो रिलीज होता है, वो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको नहीं पढ़ना होता। आपने उसके पर्टिकुलर हाइलाइट्स पढ़ने होते हैं कि जीडीपी, अच्छा आपने लिखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा ये है। अच्छा, वो एग्जामिनर कहता है कि उस जीडीपी से क्या मतलब है, आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि वो जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है। तो ये डेटा जो है ना वो आपका इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, वो आर्गुमेंट आपको याद हो जाते हैं। अच्छा, इकोनॉमी का अगर आपने ऐसे करना है तो उसका डेटा, उसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसका डेटा, जो शॉर्ट डेटा है, वो स्टिकी नोट्स पे चिपका के आप अपनी टेबल पे लगा लें। तो उससे आप जो है ना वो क्रैमिंग हो सकती है। तो और इसके अलावा दूसरी जो बात मैं करना चाहूँगा ऐसे के बारे में, वो ये है कि कैसे जो है ऐसे की तैयारी की जाए। ऐसे की तैयारी आप थीमेटिक वाइज करें। फॉर एग्जांपल, आपने थीम एक उठा ली, डेमोक्रेसी। आपने क्या करना है कि हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को उस ऐसे को सब ग्रुप में डिवाइड कर देना है। पास पेपर में जो ऐसे आए हुए हैं उस हिसाब से डिवाइड कर लेना है। उसके अलावा आपने जो है उसे 4 दिनों में इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करना है। उसके अलावा आपने आर्गुमेंट्स कलेक्ट करने हैं और एक अच्छे मैनर में
उस कंटेंट डेवलप करना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, फ्राइडे को आप ऐसे कर दें कि एक पूरा अटेम्प्ट कर लें ऐसे, जो पास पेपर में दिया हुआ है वो ऐसे आपने अटेम्प्ट करना है। डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी इज प्रोसेस रेदर, डेमोक्रेसी इज कल्चर रेदर देन अ प्रोसेस, ये एक टॉपिक है जो पास पेपर में आया हुआ है। आप उसको अटेम्प्ट कर लें, फुल प्लेज ऐसे लिखते हैं, 3 घंटे बैठ के आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन बनाएं और पूरा ऐसे लिखते हैं। अगले जो दिन है, दो सैटरडे और संडे, उसमें आप जो है वो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बाकी जो टॉपिक रिमेनिंग उसके सब सब एस्पेक्ट हैं उस पर लिख सकते हैं। इस तरह से आप एक हफ्ते में एक जो है ना वो पूरा एक थीम तैयार करें। पेपर तक आपके अगर 7 से 8 अच्छे थीम अगर तैयार हो जाते हैं तो वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको एक कैपेसिटी डेवलप करनी होगी अपने अंदर कि आपने नई सिचुएशन से कैसे डील करना है, क्योंकि रिपीटेड ऐसे नहीं आते। अगर आते भी हैं तो थीम चेंज होता है उनका, बिल्कुल एक एस्पेक्ट चेंज होता है। एजुकेशन का ऐसे जो है वो इस दफ़ा जो आया था उससे जो है वो अलग आ जाता है। आई थिंक सर। अच्छा, ऐसे ना ही आपको शुरू में तैयार करना है, ना ही बिल्कुल ही एंड में तैयार करना है। आपने एक कंटेंट डेवलप करना है ऐसे के लिए। आप पहले जो है वो, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस जर्नी में, तो आपने जो है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो है उसमें उसकी तैयारी करनी है और सब्जेक्ट को कवर करना है। उससे आपको क्या होगा, एक कंटेंट डेवलप हो जाएगा। फिर आपने सीखना है कि ऐसे कैसे लिखना होता है, ऐसे के क्या रूल्स होते हैं, कैसे आउटलाइन बनती है, कैसे थीसिस स्टेटमेंट बनती है, कैसे इंट्रोडक्शन बनता है, कैसे कंक्लूजन बनता है, बॉडी कैसे बनाई जाती है। फिर आपको डेवलप कर, मतलब आपने पहले कंटेंट डेवलप करना है और आपने ग्रामर को सही करना है अपनी। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो ऐसे के रूल्स होंगे, उसके बाद ही आप ऐसे लिख सकते हैं। और कोई सवाल? चलें ठीक है, अगर सवाल नहीं है तो हम फॉर्मली इस सेशन को एंड करते हैं। और आई होप कि आपकी बहुत सारी जो एम्बिग्यूटीज हैं वो आप क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपने सेशन में रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो आप उस नंबर पे जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हम फ्री क्लास भी रखेंगे उसके लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।